नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। एक बार फिर हाजिर हैं हम टैक्स से जुड़े आपके टेंशन को दूर करने के लिए और आपकी टैक्स प्लानिंग आसान बनाने के लिए। आज के शो में हम लेकर आए हैं टैक्स से जुड़े उन प्रावधानों की डिटेल्स जो आपके लिए खोलेंगे टैक्स बचत के नए दरवाजे। और इस काम में आज हमारा साथ दे रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। बहुत स्वागत है शरद आपका। आपके लिए हमारे पास ढेरों सवाल है जो हमारे दर्शक लगातार हमें भेज रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज के शो में किन खास मुद्दों पर रहेगी हमारी नजर। क्या सेक्शन 80E के तहत मिलने वाली 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट नए कारोबारी साल में जारी रहेगी? नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश अब क्यों होगा और बेहतर? साथ ही में जानिए कि कैपिटल गेन्स बॉन्ड में पैसे लगाने के क्या है नियम। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड करेंगे, पिछले साल याद होगा बजट में सरकार ने उन लोगों को होम लोन के ब्याज पर 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया था जो पहली बार घर खरीद रहे थे। फर्स्ट टाइम लोन टेकर्स के लिए ये छूट थी। लेकिन इस बजट में मुझे इससे जुड़े कोई भी अनाउंसमेंट सुनाई नहीं दिए। तो शरद, पहला सवाल, क्या ये डिसकंटिन्यू हो गया है? नए वित्त वर्ष में इसका फायदा नहीं मिलेगा? जी हाँ प्रियंका, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इस बजट में कुछ सुनने को नहीं मिला, तो जब कुछ किसी बारे में कुछ सुनने को नहीं मिलता है तो उसको हम फिर एक सनसेट क्लॉज मान लेते हैं कि जिन लोगों ने लोन 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017 के बीच में लिया था, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। तो 50,000 की इसमें छूट थी, जैसे कि आपने कहा पिछले बजट में आई थी। दूसरा, इसमें 1-2 कंडीशंस और भी थी कि आपका मकान 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, लोन 35 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि आपका ये पहला घर होना चाहिए, दूसरा घर नहीं होना चाहिए। तो ये 50,000 की छूट पिछले साल थी। पर जिन लोगों ने प्रियंका ये छूट पिछले साल पूरी नहीं ली, मतलब इस साल पूरी नहीं ली और कुछ बाकी रह गई है, वो इसको अगले साल में ले सकते हैं। परंतु जो नए अब लोन लेने वाले हैं, तो ऐसा क्योंकि बजट में प्रावधान कुछ नहीं आया है, तो ये माना जा रहा है कि सनसेट क्लॉज है और नए लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो जो लोगों ने पुराने समय में लिया, यानी मार्च 2017 तक ले लिया, उनके लिए तो अभी फायदा कंटिन्यू करेगा? उनके लिए बिल्कुल इस साल वो 50,000 ले सकते हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा 50,000 नहीं ले पा रहे हैं, मान लीजिए 25, 30, 35, 40 कुछ भी ले पा रहे हैं, तो जो बाकी का बकाया है वो उसको अगले साल में अवश्य ले सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक 80E का फायदा ले रहे थे, अब अगले फाइनेंशियल ईयर में वो भी नहीं ले पाएंगे। इस फाइनेंशियल ईयर तक ही ये छूट भी थी। जी हाँ, ये सिर्फ उन्हीं लोन्स के लिए इसी फाइनेंशियल ईयर तक छूट थी। ओके, अब दूसरा सवाल रेंट को लेकर के। जिन लोगों की कमाई रेंट से होती है और वो होम लोन पर भी छूट क्लेम करते हैं, उनके लिए कुछ बदलाव आए हैं इस बजट में? जी हाँ प्रियंका, उनके लिए काफी कुछ बदल गया है। देखिए, हम लोन वालों को 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक तो जो अपने मकान में रहते हैं, एक जिन्होंने मकान किराए पे दे रखा है, एक जिनका दूसरा मकान है परंतु वो खाली पड़ा है, जिसको हम नोशनल रेंट कहते हैं। तो जो अपने मकान वाले थे प्रियंका, जिनको 2 लाख रुपए मिलता था, वो तो वैसे का वैसा ही है, उनको 2 लाख ही मिलेगा। जिन्होंने मकान किराए पे दिया और मान लीजिए उनका किराया बहुत सारा आता है, उनका किराया मान लीजिए 5 लाख 6 लाख रुपए आता है और उनका ब्याज भी बहुत ज्यादा है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख ब्याज है, तो वो जैसे क्लेम करते थे करते रहेंगे। फर्क जो आया है वो ये आया है कि जो लोग अभी तक उसको नेगेटिव ले लेते थे, नेगेटिव से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका जो किराया है वो कम है परंतु जो लोन का इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, मान लीजिए कोई किराया 50,000 लेता है, लोन का इंटरेस्ट 4 लाख रुपए देता है, तो वो 3.5 लाख रुपए का नेगेटिव हो जाता है। उस नेगेटिव को अब तक जो प्रियंका प्रावधान थे वो कहते थे कि आप बाकी इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो सरकार ने अब एक नया सेक्शन डाला है, 71(3)A उसका नाम है। उस सेक्शन के अंतर्गत अब आप 2 लाख से ज्यादा नेगेटिव दूसरी इनकम में से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। यही नियम नोशनल रेंट पर भी है, मतलब जिन लोगों का दूसरा मकान खाली पड़ा हुआ है और उसमें वो लॉस क्लेम कर रहा है, तो उस लॉस पे भी अब 2 लाख की कैप लगा दी गई है। और अब रुक करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का, और ये पहला सवाल हाउसिंग से ही जुड़ा हुआ है और पूछ रहे हैं आगरा से अश्विनी सूरी मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते सूरी साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार कोरी साहब। नमस्कार अश्विनी। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं रेंटेड हाउस में रहता हूँ, मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ टैक्स में?
जी हाँ अश्विन, आप उठा सकते हैं फायदा इसका, क्योंकि जो सैलरी वाले होते हैं उनके लिए प्रियंका 1013A में एक हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट दिया जाता है। पर जो सैलरी पे नहीं होते हैं, तो सरकार को लगता होगा जो सैलरी पे नहीं होते वो किराया देते हैं, तो उनके लिए तो कोई फायदा है ही नहीं। तो एक 80GG करके सेक्शन बनाया हुआ है। उस सेक्शन के अंतर्गत अश्विनी आप 5,000 रुपए पर मंथ या 60,000 रुपए पर एनम और 25% ऑफ द इनकम, दोनों में से जो सबसे कम है वो आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से बाकायदा घटा सकते हैं। तो आप अवश्य अश्विनी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो सेक्शन 80GG है आपके लिए अश्विनी। अगला सवाल विलास वर्मा का। अपनी मां के साथ रहते हैं विलास जी, घर मां के ही नाम पर है और इसका वो किराया अपनी मां को देकर HRA की छूट क्लेम करते हुए आए हैं। अब विलास ने अपने नाम पर एक घर खरीदा है जिसका पोजेशन उन्हें नए फाइनेंशियल ईयर के पहले महीने तक मिलने की उम्मीद है। विलास जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें HRA और होम लोन के ब्याज पर छूट, ये दोनों फायदे मिलते रहेंगे। और ये भी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं कि ये घर उसी शहर में जिसमें ये अभी रहते हैं, मतलब अपनी मां के साथ जिस शहर में रहते हैं किराए में, उसी शहर में घर खरीदा है। देखिए प्रियंका, ये उसी शहर में रहते हैं और उसी शहर में इनका दूसरा घर भी तैयार होने वाला है। तो अगर दूसरा घर तैयार होने वाला है तो उसमें जब तक वो घर तैयार नहीं हो जाता है तब तक के लिए जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होता है, जिसको हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कहते हैं, उसको प्रियंका जोड़ दिया जाता है और जोड़ के 5 बराबर किश्तों में आने वाले 5 सालों में आप उसका बेनिफिट 2 लाख तक सेल्फ ऑक्यूपाइड में ले सकते हैं। फिलहाल जो इन्होंने पूछा है कि HRA का बेनिफिट ले सकते हैं, तो HRA और इसका दोनों का एक साथ बेनिफिट नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये एक ही शहर में रहते हैं। परंतु जब पोजेशन मिल जाएगा उसके बाद आप अपना 2 लाख का जो कैप है कर सकते हैं। इस 2 लाख में प्रियंका एक ध्यान देने वाली बात है, कुछ तो पुराना प्लस जो उस साल का ब्याज होगा, दोनों मिला के 2 लाख तक बेनिफिट सेल्फ ऑक्यूपाइड में ये ले पाएंगे। अगला सवाल शिव नारायण प्रधान का। इन्होंने जनवरी 2016 में अपना घर बेचा था और अब वो एक नए घर की तलाश में है। जानना चाहते हैं कि टैक्स बचाने के लिए वो कब तक दूसरी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। देखिए शिव नारायण को प्रियंका ऐसा ना हुआ हो कि उनसे एक गलती हो गई हो। मैं बता देता हूं गलती क्या हो गई होगी अगर वो हुई है तो। कि आपको क्या होता है, जब आपने जनवरी 2016 में आपने बताया कि इन्होंने घर बेचा था, तो जब जनवरी 2016 में बेचा था तो जो उसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट थी प्रियंका, वो 31 जुलाई मान के चलते हैं कि थी। तो 31 जुलाई अगर डेट थी तो उससे पहले उस घर बेचने से जो इनको कैपिटल गेन हुआ था, उस गेन को इनको कायदे से कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर देना चाहिए था। अगर इन्होंने वो नहीं जमा किया प्रियंका, तो फिर तो इनसे भूल हो गई है। भूल हो गई है क्योंकि अब 2 साल में मकान बना के आप दूसरा मकान खरीद के बेनिफिट ले सकते थे सेक्शन 54 में, वो बेनिफिट हाथ से चला जाएगा। 3 साल में ये बना सकते थे, वो बेनिफिट भी प्रियंका हाथ से चला जाएगा। तो इन्होंने ये बात बताई नहीं है कि इन्होंने कैपिटल गेन अकाउंट में जमा किया, पर अगर जमा किया है तो आप जनवरी 2018 तक घर खरीद सकते हैं और जनवरी 2019 तक आप घर बना भी सकते हैं। लेकिन शरद, यानी अगर शिवनारायण जी ने जमा नहीं किया होगा 31 जुलाई तक तो इन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। नहीं, फिर फायदा नहीं मिलने वाला है। और मुझे तो ये भी डर है कि ऐसा ना हो शिवनारायण जी ने उसको कैपिटल गेन दिखाया भी ना हो उस रिटर्न में, फिर तो इनको रिटर्न रिवाइज भी करनी पड़ेगी। चलिए, तो इन 2 बातों का ख्याल रखें। आई होप आपने 31 जुलाई तक इसे निवेश कर दिया होगा और आपको फायदा मिल जाएगा। नहीं मिला है तो फिर से सवाल भेजिए। अब लेते हैं ब्रिजनंदन प्रसाद सक्सेना का सवाल। ब्रिज जी ने NHAI के कैपिटल गेन्स बॉन्ड में पैसे लगाए हैं। जानना चाहते हैं कि उन्हें कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट कब तक मिलती रहेगी और जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएंगे तो टैक्स की देनदारी क्या होगी। देखिए ब्रिजनंदन, आपने जो पैसा लगाया है बहुत अच्छा काम किया आपने। कैपिटल गेन बेच के 54EC में प्रियंका इस बेनिफिट को कहा जाता है, 54EC में इन्होंने वो एग्जेम्पशन ले ली होगी। अब ये बॉन्ड्स, जब उन्होंने 2 बातें पूछी, एक तो जो इससे ब्याज आएगा, वो ब्याज अगर क्वार्टरली आता है तो उस ब्याज पे टैक्स लगेगा, वो ब्याज टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, उसको दिखाना पड़ेगा। दूसरा, जब ये बॉन्ड मैच्योर होंगे, जब भी 5 साल के ये बॉन्ड अमूमन होते हैं, तो 5 साल की मैच्योरिटी के बाद कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इन पे क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है तो सिर्फ इंटरेस्ट पे जो क्वार्टरली आता जाएगा, साल के 4 जोड़ दे, उस पे टैक्स ये देते जाए। जो बॉन्ड का इंटरेस्ट मिलता है, क्या उस पर TDS काट के मिलता है? जी हाँ, उस पे काट के मिलता है। जो इनको NHAI देगा वो TDS काट के देगा, तो आप उसका क्रेडिट क्लेम करें और क्रेडिट क्लेम करके टोटल इनकम में उसका बेनिफिट ले लें। अगला सवाल दुबई में रहने वाले साबू जूस ने हमें भेजा है। साबू पिछले 20 साल से NRI हैं। वो हर महीने डेट फंड में निवेश करते हैं जिसे रिडीम करने पर उन्हें कैपिटल गेन पर TDS काट कर पैसे मिलते हैं। साबू की भारत में और कोई आय नहीं है। ऐसे में वो जानना चाहते हैं कि क्या वो रिटर्न फाइल कर कटे हुए टैक्स का रिफंड हासिल कर सकते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपकी रिटर्न लेट भी हो गई है तो ये उसको एज ए बिलेटेड रिटर्न फाइल करके रिफंड ले सकते हैं। रिफंड में प्रियंका थोड़ी सी देर अवश्य हो सकती है, क्योंकि रिटर्न की अगर जो लास्ट डेट थी वो निकल चुकी है, परंतु ये क्लेम कर सकते हैं। और जहां तक आपने कहा ये निवेश भी कर रहे हैं LIC में या और चीजों में, तो वो निवेश अच्छी बात है, क्योंकि भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी पेंशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए, तो वो उसका इतना फायदा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि रिफंड तो इनका वैसे ही बन रहा है। इनकी इनकम मुझे नहीं लग रहा कि टैक्सेबल आ रही है, तो बाकायदा आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम समझने वाले हैं अपने टैक्स एक्सपर्ट से कि नए कारोबारी साल में NPS में निवेश क्यों हो गया है बेहतर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमेशा ये बात होती है कि भारत को पेंशन सोसाइटी की तरफ बढ़ाना है, और इस तरफ एक ठोस कदम इस बार के बजट में NPS को और सुविधाजनक और बेहतर बनाया गया है। क्या किया जा रहा है समझते हैं हम अब शरद से। शरद बताइए, नेशनल पेंशन जो सिस्टम है इसको और कैसे बेहतर बनाया जा रहा है, और आप क्यों कहेंगे लोगों को इसमें निवेश करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल प्रियंका। पहले तो मैं इसको बताने से पहले एक शेर बोलूंगा। आपने बोला ना पेंशन सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसको एनकरेजमेंट मिल रहा है, तो पेंशन लेना और पेंशन लेने वालों के लिए मैंने एक शेर में किसी शायर का है उसमें ट्विस्ट किया है। मैं बोलता हूं, मेरा हर दिन तेरी रात से अच्छा होगा, मेरा हर शेर तेरे जज्बात से अच्छा होगा, इन्हीं निगाहों से देखना ए वेतन वाले, इन्हीं निगाहों से देखना है वेतन वाले, मेरा पेंशन तेरी तनख्वाह से अच्छा होगा। वाह वाह। तो ये देखना है कि सरकार इसको कैसे, तो दो चेंजेस इसमें प्रियंका करे गए हैं। पहला चेंज जो किया है वो ये किया गया है कि जो आप पेंशन उसमें से विड्रॉ करते थे वो सिर्फ रिटायरमेंट पे आप 40% निकाल सकते थे टैक्स फ्री। तो सरकार को लगा होगा कि भाई लोगों को बीच में भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, आखिर इतने साल तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बीच में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो उन्होंने अब ये प्रावधान किया है कि आप 25% उससे पहले भी निकाल सकते हैं अपने कंट्रीब्यूशन में से, दूसरे में से नहीं, अपने कंट्रीब्यूशन में से आप निकाल सकते हैं। पहला चेंज ये किया गया है। दूसरा चेंज जो प्रियंका किया गया है कि जो वेतन भोगी थे, जो वेतन लेते थे, उनको 20% कंट्रीब्यूशन बन जाता था। 10% एम्प्लॉयर करता था, 10% वो खुद करते थे कुल मिला के, पर जो वेतन नहीं लेते थे वो कुल 10% अपनी इनकम का कर सकते थे। तो अब सरकार ने जो वेतन नहीं लेते थे उनको बराबरी पे लाके वो भी अब 20% अपनी इनकम का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोनों वेतन लेने वाले और ना लेने वाले 20% तक NPS में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 25% आप पहले भी निकाल सकते हैं। तो ये दो फायदे करके सरकार ने पेंशन को और लुभावना बना दिया है। बिल्कुल। और पेंशन से ही जुड़ा एक सवाल हमारे पास आया हुआ है। हैदराबाद से सुवेंदु गिरी हैं हमारे साथ, अपने पेंशन को लेकर चिंतित हैं। सुवेंदु जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या समझना चाहते हैं आप शरद से। नमस्ते मैडम। एंड मैं अटल पेंशन योजना एक किया हूँ, मंथली 5,000 रुपीज रिटर्न आफ्टर 60 years। नाउ आई एम इंटरेस्टिंग टू गो फॉर दी NPS। तो क्या बहुत योजना में कर सकता हूँ क्या? इफ मैं कर सकता हूँ तो आफ्टर 60 years मेरा पेंशन कैसे आएगा? सुवेंदु, आप दोनों में नहीं कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना जो है वो लोअर इनकम ग्रुप के लिए की गई है, और आपको शायद मालूम होगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पेंशन जो 60 साल के बाद मिलती है वो 5,000 रुपए कुल है पर मंथ, जबकि जो NPS है उसके अंतर्गत तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन ही 500 रुपए से लेके 500 रुपए का है। तो दोनों अलग अलग स्कीम्स हैं। तो अगर आप अटल पेंशन योजना में ज्यादा कर देते हैं तो पहली बात तो वो ज्यादा जमा ही नहीं होगा, और अगर आप कर भी देते हैं जमा तो वो मान्य नहीं होगा। और दोनों अकाउंट आप सुवेंदु एक साथ नहीं रख सकते हैं। देखिए, इनको मैं एक और जानकारी दे देता हूं सुवेंदु को कि जो पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना है वो 18 से 40 साल तक के लिए है, और NPS आप 18 से 60 साल का व्यक्ति कर सकता है। तो सुवेंदु, ये दोनों ना बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, दोनों आप एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो कोई एक उसमें से मान्य नहीं होगी। तो ये डिसकंटिन्यू करके अटल पेंशन योजना NPS के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, उससे किस तरह का इन्हें फायदा मिलेगा? अगर ये करते हैं तो अगर आप अभी अटल पेंशन योजना में जो आपने किया है, अगर आपकी आयु 40 साल से ऊपर की है और 18 और 60 के बीच में कुछ भी है तो आप NPS में चले जाए, उसमें आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी। प्लस उसमें 80 CCD 1B में
50,000 रुपए तक का जो एटीसी के ऊपर रिबेट मिलता है वो भी इनको मिलेगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हरिद्वार से रजनीश मित्तल जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते मित्तल जी, बताइए क्या समस्या है टैक्स को लेकर के। नमस्कार मैडम। नमस्कार शरद जी। नमस्कार नमस्कार। मेरे पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी है जो मैं 2008 से ले रखी है, जिसमें मेरे फादर मेरे साथ हैं। अब मेरी शादी 2010 में हुई थी, तो मैं अपनी वाइफ, अपने 2 बच्चों के लिए पॉलिसी लेना चाहता हूँ, एक और मेडिक्लेम। तो अब जो मेरी पहली पॉलिसी है उसको मैं सेक्शन 80D के अंदर क्लेम करता हूँ अपनी आयकर रिटर्न में। अब जो मैं नई पॉलिसी लेना चाहता हूँ, क्या मैं वो पॉलिसी अपनी वाइफ की ITR में क्लेम कर सकता हूँ? अन्यथा मेरे पास एक HUF की फाइल भी है, तो क्या मुझे HUF से करना चाहिए वो क्लेम, जिससे मुझे बेनिफिट मिले 80D का? रजनीश, देखिए ना, अब शादी के बाद रजनीश के ऊपर प्रियंका जिम्मेवारियां बढ़ गई। पहले फादर के साथ थी, अब उनकी पत्नी बच्चे भी आ गए। नहीं रजनीश, 80D में ये बेनिफिट मिलता है, 25,000 तक साल का बेनिफिट मिलता है। सीनियर सिटीजन हो तो 30,000 तक का मिलता है। तो आप इसमें जैसे कि 80C में होता है कि आप वाइफ भी क्लेम कर सकती है, 80D में रजनीश ये सुविधा नहीं है। तो आपकी वाइफ, आपने बताया टैक्सेबल है, अगर आपकी वाइफ की रिटर्न में ये क्लेम करना है तो उनको अलग से लेना पड़ेगा। तो मेरी आपको सलाह ये है कि बजाय आप लें आपकी वाइफ बच्चों का, आपकी वाइफ अलग एक 80D की पॉलिसी ले लें, उसका प्रीमियम दे और उसको उसमें क्लेम करें। बात तो एक ही है, जा तो एक ही घर से रहा है ना रजनीश, तो उनको अलग लेने दीजिए। लेते छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे विदेश से अपने माता पिता को कितनी रकम भेजने की इजाजत है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारे साथ हैं आज शरद कोहली, टैक्स से जुड़े आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। शोभा आपटेकर जी के सवाल को शामिल करते हैं। इनके बेटे को कंपनी ने साल भर के लिए ब्रिटेन भेजा है, जहां से वो शोभा जी के सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसे भेजना चाहते हैं। शोभा जी की आय टैक्सेबल नहीं है और जानना चाहती हैं कि उनका बेटा उन्हें हर महीने कितनी रकम भेज सकता है, क्या कोई इस पर कैप है? शरद, देखिए प्रियंका, हम माता और पुत्र के प्रेम के बीच में टैक्स को नहीं आने देते। तो हम ये मानते हैं कि जो भी पैसा वहां से वो भेजेंगे, क्योंकि शोभा जी की आय टैक्सेबल नहीं है, जो भी वो भेजे, टैक्सेबल होती भी प्रियंका, तो ये पुत्र से माता को गिफ्ट माना जाएगा। तो जब गिफ्ट माना जाएगा तो गिफ्ट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। देखिए ना प्रियंका, बेटा कहीं भी रहे, मां का ख्याल हमेशा रहता है, तो ये इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। तो पूरा का पूरा शोभा जी एग्जेम्प्ट है, जितना मर्जी आप उनको भेजने दीजिए, कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी टैक्स डिपार्टमेंट भी माँ बेटे के प्यार के बीच में नहीं आ रहा है। अब चलते हैं धनबाद के अवीक वजूबदार के पास। और अवीक जी के पिताजी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सरकारी नौकरी से 2012 में रिटायर हुए थे, लेकिन कानूनी विवाद की वजह से उन्हें रिटायरिंग बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पाया था। अब कानूनी लड़ाई जीतने के बाद अवीक के पिताजी को रिटायरमेंट के एवज में मोटी रकम मिलने वाली है। अवीक जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इस रकम पर कोई टैक्स देना होगा। अवीक, आपको पहले तो बधाई हो, जो कोई विवाद चल रहा था अभी पता लगा तो विवाद के बाद मिल रही है, तो उसकी प्रसन्नता ना प्रियंका, जो मुश्किल से चीज मिलती है ना उसकी थोड़ी वैल्यू ज्यादा होती है। तो अवीक देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वैसे तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट के अंडर आती है, परंतु कर प्रावधानों के लिए वो उसकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रियंका मिलते हैं वो एक प्राइवेट सेक्टर की तरह होते हैं। तो जो इनको ग्रेच्युटी है, लीव एनकैशमेंट है, कोई सुपर एनुएशन है, ये सब जब आपको मिलेगा तो ये टैक्स को काट कर मिलेगा। और अगर टैक्स से एग्जेम्प्ट मिलता है तो फूड कॉर्पोरेशन वाले अपने आप ही उसमें उनको बेनिफिट दे देंगे। तो जितना भी आपको ये मिलेगा वो टैक्स काट कर मिलेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं, जो मिलेगा उस पर टैक्स कटा हुआ होगा, जो बाकी होगा आप अपने रिटर्न में दिखा के उसको क्लेम कर लीजिएगा। नोएडा के शत्रुघ्न प्रसाद जी का सवाल, इनका एक सेविंग्स अकाउंट है जिसके साथ एक फ्लेक्सी एफडी अकाउंट भी है। जब भी उनके सेविंग्स अकाउंट में जमा रकम एक सीमा से ज्यादा होती है वो अपने आप एफडी अकाउंट में चली जाती है। शत्रुघ्न जानना चाहते हैं कि टैक्स के नजरिए से इस सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज का ट्रीटमेंट क्या होगा। शत्रुघ्न, आप दोनों तरफ फायदा तो नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये TTA जो प्रियंका है ना, जिसमें 10,000 रुपए तक का सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, उसके फायदे की ये बात कर रहे हैं। तो क्योंकि इनकी स्वीप एफडी है, वो क्या करता है, बैंक के जैसे ही एक बैलेंस होता है तो ज्यादा ब्याज लेने के लिए इनके पैसे को ट्रांसफर कर देता है। तो फिक्स डिपॉजिट का जो ब्याज है वो नहीं मिलेगा आपको बेनिफिट उसका, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जुड़ेगा और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। केवल जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है उस पर जो ब्याज बचेगा वो आप ब्याज को 80 TTA 10,000 तक ले सकते हैं। तो दोनों तरफ फायदा नहीं शत्रुघ्न आप उठा सकते हैं।
इसी के साथ शरद, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो तक आए और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब दिया। वैसे अगर आपके पास भी टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा हो तो अपनी परेशानी भेजिए हमारे पास। आप अपने सवाल SMS से भेज सकते हैं, TG लिखकर स्पेस देना होगा, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर भेजें। आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। हमारा पोस्टल एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर है। तो टैक्स गुरु में हमें दीजिए आज यही इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे टैक्स से जुड़े आपके तमाम सवालों का जवाब लेकर। नमस्कार।